हेलो गाइस, शुरू करते हैं यूपीएससी सीएसई 2026 के लिए जो प्रीलिम्स आने वाला है उसके लिए हम शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं इसके लिए। तो चलिए, विजन आईएएस का हमने डॉक्यूमेंट खोल रखा है, पीडीएफ, जो कि प्रीलिम्स के लिए रिलीज किया गया है इन लोगों ने। काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट है, काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक दिए हैं। और विजन आईएएस में खास बात यह है कि ये लोग काफ़ी पुराने हैं, तो इनको पता है कि नोट्स वगैरह कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो इनका एक संस्थान काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन इनका मुझे काफ़ी पसंद आता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिर बैंकिंग, फिर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, यूनियन बजट, टैक्सेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ताकि प्रीलिम्स में इनमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। बाकी ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट, तो इनसे, और ये करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये देखना चाहिए। बाकी आप नहीं पढ़ोगे तब भी इतनी नहीं, लेकिन तब भी पढ़ना चाहिए सभी। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ें इनमें भी मिसिंग है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में तो और मिसिंग होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, तो मैं आपको वो भी इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जय सिया राम सभी को। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो ये क्या होता है? जिस तरीके से एक इंसान की हर मंथ की सैलरी आती है कि उसने कितना प्रोड्यूस किया, है ना, कुछ भी काम अपना किया, तो उससे उससे उसको अर्निंग होती है। जैसे मान लो आपकी कोई दुकान है, तो आप सामान कितना बेचते हो, फिर आप उसमें कमाते हो। ठीक है, ऐसे ही एक नेशन, हमारा पूरा कंट्री, देश है, नेशन। देखिए नेशन, अगर मैं अगर मैं नेशन, स्टेट, कंट्री की बात करूं, तो कंट्री ये फिजिकल बाउंड्री की बात करता है। फिजिकल बाउंड्री की, जैसे इंडिया की बाउंड्री जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी या अंडमान निकोबार आप मान सकते हो, मानना चाहिए भी, और लक्षद्वीप, और इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक, इतनी सारी टेरिटरी है, तो ये कंट्री में आता है। स्टेट क्या है? कंट्री के अंदर जो पावर होल्डिंग है, उसे स्टेट बोलते हैं। जैसे एक शरीर है, तो वो कंट्री है, और शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो जान है, वो स्टेट है। और नेशन क्या है? नेशन क्या है? पीपल, लोग, भारत के लोग मिलके बनाते हैं नेशन। तो भारत में कितने नेशंस हैं? भारत कंट्री, इंडिया, इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, और उस कंट्री के अंदर बहुत सारे नेशंस हैं। नेशंस किस बेसिस पे होते हैं? रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकते हैं, कल्चर के बेसिस पे हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं अपने अपने। तो बहुत सारे बेसिस पे नेशंस होते हैं। तो इंडिया इज अ मल्टी नेशनल स्टेट, मल्टी नेशनल स्टेट है। ये एक कॉन्सेप्ट आप लोग पॉलिटी पढ़ते होंगे, इंडिया इज अ मल्टी नेशनल स्टेट, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो जीडीपी है, जीडीपी एक कंट्री का कॉन्सेप्ट है, कि भारत का कंट्री, और जीडीपी है। और जीडीपी पी में जब हम घिसाओ घटाओ जब हम करते हैं, तो उसको एनडीपी बोल देते हैं। डीपी डीपी याद रखो पीछे वाला, तो नहीं सॉरी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये चार चीजें होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक होती है फैक्टर सर्विस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? सेल, सी ई डबल एल, सेल, सेल, सी ई डबल एल होता है सेल। तो सी का मतलब कैपिटल, ई का मतलब एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति, एल का मतलब लैंड, एल का मतलब लेबर। चार चीजें होती हैं। कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस।
तो चाहे आप प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, चाहे आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, दोनों तरफ से आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो। जितना इनको मिलता है उतने तो ये खर्च करेंगे, और जितना ये खर्च करेंगे उतना इनको मिलता है, तो दोनों तरफ से आप समअप कर सकते हो। तो जीडीपी क्या होती है? टोटल फाइनल वैल्यू गुड्स सर्विसेज की। देखो, भारत में या तो कुछ चीज़ गुड्स है या सर्विस है। आपने आपने आम खाए, ये आम जो है ये गुड है, और आम जो लेकर के जो ट्रक से जो आया सामान है, आम को पैक करके कहीं से लाया गया होगा, तो उस वो जो लाया गया है, तो उसमें लगी है सेवा, सर्विस कॉस्ट, तो सर्विस है। जैसे मान लो आप अमेज़ॉन पे कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, तो अमेज़ॉन पे जब आप ऑर्डर करते हो तो वो सामान आपने मंगाया तो वो है गुड्स। लेकिन जो डिलीवरी बॉय जो लेके आया सामान आपका है, वो 10-20 रुपए जो कॉस्ट लेगा, तो वो है सर्विस। जियो का आपने रिचार्ज कराया, जियो का आपने रिचार्ज करवाया, तो ये क्या है? 350 रुपये का रिचार्ज करवाया, तो ये क्या है? आपने जियो से 1 महीने की सेवा खरीदी है, सर्विस परचेस की है। आप जब बाल कटवाने जाते अपने हो, तो ना बार बार आपका कैंची लेके बाल काट देता है, कैंची लेके बाल काट देता है, तो वो क्या देता है आपको? वो आपको सेवा प्रदान करता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी सेवाएं होती हैं। ये सेवा मॉनेटरी वाली होती है, माता पिता वाली सेवा नहीं होती। ठीक, बिना पैसे का काम नहीं होता। तो ठीक, जीडीपी, तो जीडीपी इसका होता है कि जो भारत देश एज अ कंट्री, उसमें जो कुछ हो रहा हो उसकी बात करते हैं। अब जीडीपी में जब काउंट करते हैं तो भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री काउंट करते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब ये है कि जहाँ पर पॉलिटिकल, भारत की जो राष्ट्रपति जी का शासन चलता हो, राष्ट्रपति जी जो कि इंडिया मेन है, तो मान लो कंट्री भारत है, ये भारत, तो ये चीन, चाइना। तो भारत में जो चीन की जो एम्बेसी है उसको हम माइनस कर देंगे, और भारत की जो एम्बेसी चाइना में है उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, भारत में जो एम्बेसी चाइना की है उसको हम प्लस कर देंगे, और चीन की जो एम्बेसी भारत में है उसको माइनस कर देंगे, बिकॉज भारत के अंदर दिल्ली में जो चीन की जो एम्बेसी है वो चीन का पार्ट है इस समय। और भारत जो बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है, उसमें जो चाइना, उस जगह तो अभी चाइना की वहाँ पे है, लेकिन हम उसको मानेंगे इंडिया की, बिकॉज वो इंडिया की इस समय एम्बेसी है, तो हम उसको टेरिटरी वेना कन्वेंशन के तहत मानते हैं। एनडीपी क्या होता है? सॉरी, जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो, ये जो एनडीपी होता है, ये जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब कि घिसाव खाली होता है, घिसाव। जो एन, जो शुरुआत में जो एन लगा है, इसका मतलब है कि नेट की बात कर रहा है। और जी है ग्रॉस, जी का मतलब ग्रॉस होता है, और एन का मतलब नेट होता है। ये जो पहला वाला एन लगा है, तो ग्रॉस और नेट में अंतर क्या होता है कि ग्रॉस से जब आप घिसाओ, घटाओ, माइनस कर दोगे तो बचता है नेट। ठीक है, तब बचता है नेट। तो यही है। अब यहाँ पे जी एन पी है, तो एन बीच में लगा हुआ है, ग्रॉस नेशनल, तो एन बीच में लगा है, ये दिखाता है कि यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है कि भारत के सिटीजन्स, नेशनल्स ने कितना कमाया। अगेन, जब ये दो बराबर, इसमें एन पी बराबर है, तो यहाँ पे जी और यहाँ पे एन में सिर्फ अंतर है, तो जी एन पी से जब आप माइनस कर दोगे, घिसाव, तो आपको मिल जाएगा एन एन पी, क्योंकि शुरुआत वाले एन का मतलब है नेट, और इसका मतलब है ग्रॉस। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, अभी वो पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। एनएनपी का दोस्तों मतलब क्या था कि भारत के लोग, जैसे मान लो भारत कंट्री, भारत है और चीन है, तो भारत के लोग, सॉरी अगर यूएस को ले लें, अमेरिका को, और भारत, इंडिया, भारत से प्रियंका चोपड़ा काम करने गई हैं यूएसए में, लेकिन वो नागरिक तो भारत की है ना, तो ये भारत की एनएनपी में काउंट होगा, जीएनपी में काउंट होगा, क्योंकि वो नेशनल की बात कर रहा है। और मनीषा कोइराला, जो कि नेपाल की सिटीजन है, भारत में फिल्मों में काम करती हैं, तो वो क्या होगा? वो नेपाल की जीएनपी में काउंट होगा। तो अगर मैं ऐसे निकालूं तो भारत की जीएनपी
जीएनपी में क्या, प्रियंका चोपड़ा की इनकम काउंट होगी माइनस मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला, ये क्यों? क्योंकि ये इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए, इंडियन सिटीजन यूएसए में काम कर रही हैं, और ये नेपाल की हैं, भारत में काम कर रही हैं। तो जितनी ऐसे जितने भी लोग जो भारत के हैं, बाहर काम कर रहे हैं भारत के काम बाहर कर रहे हैं, तो उनकी आपको इनकम ऐड कर देनी है। और जितने भी बाहर के लोग भारत में काम कर रहे हैं उनको माइनस कर देना, तो इंडिया की जीएनपी काम आएगी। और जीएनपी से जब घिसाओ घटाओ माइनस कर दोगे, है ना, तो आप उसको एनएनपी बोल दोगे। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? तीन कॉस्ट होती हैं, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट प्लस मार्केट कॉस्ट। कॉस्ट या प्राइस जो भी बोलना चाहो आप, मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस, फैक्टर प्राइस, जो भी बोलना चाहो, कॉस्ट या प्राइस कुछ भी। जब फैक्टर कॉस्ट में, जब एफसी फैक्टर कॉस्ट में जब आप प्रोडक्शन टैक्स ऐड करते हो, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, तब मिलती है आपको बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस या बेसिक कॉस्ट। जब बेसिक प्राइस में जब आप प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, तब आपको मिलती है मार्केट प्राइस। तो अगर मार्केट प्राइस का और फैक्टर प्राइस का अगर हम चार्ट बनाओ, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्ट टैक्स, टैक्स प्लस होंगे माइनस प्रोडक्शन टैक्स सब्सिडी, प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्ट माइनस सब्सिडी माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ये होगा बराबर मार्केट प्राइस के। तो इतना जब मिलकर के, ठीक है, अभी इन दोनों टैक्स को मिला के बोल देते हैं हम ऑल टैक्सेस, और सब्सिडी को मिला के बोलते हैं ऑल सब्सिडीज। तो ऑल सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, ऑल टैक्स को प्लस कर देते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट में तो हमको मिलता है मार्केट प्राइस। ये हमारी इक्वेशन पूरी हो गई जाकर, ठीक। मैंने अभी आपको बताया था कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अभी थोड़ा समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट होती क्या है। मान लो कि आपके पास खेत है, मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा खेत है और आप उसमें गेहूं बोए, या मान लो पेड़ था आपके यहाँ आम का, आपके यहाँ पे आम का पेड़ था, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, आपने आम तोड़े, आपने घर आम बहुत सारे ले आए, ठीक है। मान लो 50 किलो आम आप घर ले आए अपने। अभी आप इन 50 किलो की मान लो कीमत अगर है आपकी खुद की, तो ये मान लो 500 रुपये है। अब अगर आप चाहो इसको बेचना चाहो, तो इस पर प्रोडक्शन टैक्स लगेगा। मतलब कि सरकार बोलेगी देखो भाई, पानी ज़मीन से आता है और पानी तो भारत देश की संपदा है, तो हम इस पर लगाएंगे प्रोडक्शन सब टैक्स लगाएंगे। तो मान लो 10 रुपये टैक्स लगा दिया प्रोडक्शन। लेकिन सरकार बोलती है कि यार ऐसा, तुम्हारे जो आम काफ़ी अच्छे हैं, इससे पोषक तत्व तो काफ़ी मिलते हैं, तो आप अगर गरीब बच्चों को अगर आप, चूँकि आपका खेत ऐसी जगह पे है, तो मैं आपको प्रोडक्शन सब्सिडी देना चाहूँगा, ताकि आप गरीब बच्चों को भी बेच पाओ, और प्राइस बहुत हाइक मत करना कुछ कंडीशंस के हिसाब से। तो 8 रुपये मैं आपको सब्सिडी देना चाहता हूँ, ठीक। सरकार बोलेगी ये प्रोडक्शन सब्सिडी है, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन टैक्स है, सॉरी, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स है। तो अब आपको मिल गया बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस कितना हो गया? 502 रुपये। ये 500 रुपये ऐड किए गए, 8 रुपये ऐड किए गए, माइनस कर दिए गए, तो 502 रुपये इसमें बेसिक प्राइस हो गया।
ये हो गया बेसिक प्राइस, लेकिन मार्केट में बेच नहीं सकते आप इसका। ठीक है, ये तो सिर्फ सरकार के उसमें है कि सरकार अगर खरीदना चाहे तो बेसिक प्राइस पे सरकार खरीदती है। सरकार अगर आप मार्केट में बेचना चाहो, हालांकि सरकार मार्केट में ही बेचती है, तो सरकार को अल्टीमेटली मार्केट से ही परचेज करना पड़ता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो कर सकती है उसमें। अब सरकार बोले नहीं, अगर आप मार्केट में बेचोगे जा करके मार्केट में किसी इंसान को या किसी कंपनी को, तो आप पे मैं 50 रुपये प्रोडक्ट टैक्स लूंगी, प्रोडक्ट टैक्स, और माइनस का सब्सिडी मैं आपको दे रही हूँ 30 रुपये की, सपोज करो। सब्सिडी का मतलब होता है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता, सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता को सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडी मतलब सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता। 30 रुपये, तो 502 और प्लस 20 रुपये, मतलब 522 रुपये का पूरा प्रोडक्ट आपको हो गया। ये हो गया। ठीक है, अभी जो जो 500 रुपये की जो आपने कहा था ना, ये यहाँ पे जो आपने उगाए थे यहाँ पे 500 रुपये के आम, इसे बोलते हैं जीवीए। जीवीए। और जीडीपी कितनी हो जाए करके 522 रुपये, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे हम जीवीए बोलते हैं उसको है। और जब हम सारे टैक्सेस सब्सिडीज जब ऐड कर देते हैं तब उसे हम बोल देते हैं जीडीपी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, बिना टैक्स के हम जब बोलते हैं तो उसको जीवीए बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए जब बिना टैक्स के जब ये अगर हम डब्ल्यू पी आई, अभी आगे पढ़ेंगे, डब्ल्यू पी आई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो सिर्फ प्रोडक्शन का देखती है कि कितने 50 किलो आम हुए हैं और इसके मार्केट प्राइस आपने कितने डिसाइड किए थे, 500 रुपये। तो डब्ल्यू पी आई इसको मेजर करता है कि इस इंसान ने प्राइस अपने लिए क्या डिसाइड कर रखे हैं। बाकी ये प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी, ये तो सरकार डिसाइड करती है ना, तो उस पर तो आपका कंट्रोल कोई है नहीं। सरकार जब चाहे इसको कम ज़्यादा कर सकती है, लेकिन आपने 500 रुपये जो डिसाइड किए थे इसको मेजर करता है डब्ल्यू पी आई। और मार्केट प्राइस में जो 522 रुपये निकल के आए हैं, ये कौन डिसाइड करता है, सी पी आई। सी पी आई हेडलाइन। तो आपको याद रखना है चीज़ें इस तरीके से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें। तो अब देखते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होते हैं, ये पेमेंट वो होते हैं जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को देती है बिना किसी एक्टिविटी के। देखिए, सैलरी तो सरकार दे देती है, सैलरी सरकार आपसे कुछ काम करवाएगी तब आपको सैलरी देगी, लेकिन जब सरकार किसी को पेंशन देती है तो सरकार बदले में कोई रिटर्न आपसे काम नहीं करवाती है, तो वो होती है ट्रांसफ़र पेमेंट। जैसे सरकार बोले कि 5 किलो अन्न फ्री दे रही हूँ, तो वो क्या है, वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। जैसे विधवा पेंशन जो है, जिन लोगों के पति मर जाते हैं तो उनको मिलती है विधवा पेंशन, तो वो क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट। सरकार वन वे ट्रांसफ़र करती है, वन वे ट्रांसफ़र है ये, सरकार बदले में कुछ भी डिमांड नहीं करती है। ठीक, ऐसे किसी बच्चे की फर्स्ट रैंक आई, सरकार ने बोला कि जिसकी फर्स्ट रैंक आई है आईआईटी में या आईएएस में, तो मैं उसको 20 लाख रुपए इनाम दूंगी, तो वो क्या है, वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। अब नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम तो आपने पढ़ा था जीडीपी। जीडीपी से जब घिसाव होता है, डिप्रिसिएशन जब होता है घिसाव, तो उसको बोलते हैं हम एनडीपी, मतलब नेट है। अब डिप्रिसिएशन का मतलब तो घिसाव। जैसे मान लो मैं कहूँ कि सपोज करो एक ट्रक है, ठीक, एक ट्रक है और आपने 500 रुपये के आपने आम लिए, लादे इस पे, और आपने ट्रांसपोर्ट किया इसको, और सारे टैक्सेस और सब्सिडी निकाल कर कितने हो गए थे वो, 522 रुपये। ये 500 रुपये के आपने खेत से आम तोड़े थे, मतलब 2200 रुपये आपका, 22 रुपये आपको फ़ायदा हुआ था, है ना। सरकार ने
सारे टैक्सेस लगा के कितना किया था, सरकार को फ़ायदा हुआ 22 रुपये का, और आपको जो भी फ़ायदा इसमें हुआ था, क्योंकि 500 रुपये आपने डिसाइड किए थे, लेकिन आपने 500 रुपये डिसाइड किए तो आपको तो 200 रुपये के ही यहाँ पड़े होंगे ना। आपने 300 रुपये तो अपने आप फ़ायदा लिया होगा, क्योंकि आप खुद डिसाइड कर रहे हो कितने का है। ठीक, 300 रुपये डिसाइड कर रहे हो। तो अब बताओ, जब ये क्या लेके जा रहा है, तो इसमें बहुत सारा टायर घिसा उसका होगा, है ना। आपका ट्रक है तो तुरंत नहीं बदलोगे, लेकिन 2-3 साल बाद बदलोगे, तो फिर एकदम जब टायर बदलाओगे तो 20,000 रुपये का टायर पड़ेगा आपका, एक टायर। तो अगर आप उसको डेली उसके घिसाव को देखो, तो 2-3 रुपये का तो टायर घिसा हुआ होगा। तो ये जो घिसाव है टायर का, ट्रक का, प्लस जो पर्यावरण में जो आपने जो CO2 जो एनवायरनमेंट में छोड़ा है, ये सब हटा करके तो क्या उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो NDP यही आ जाता है। तो वैसे दो इंडिकेटर केवल हैं, GDP और GNP। तो अब देखो, NDP नेट आ गया, अब GDP माइनस GNP माइनस डिप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, NNP आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अब इनको दोनों को, तो ये तो इनमें से तो ये प्योर फॉर्म है, GDP की प्योर फॉर्म ये है, GDP की प्योर फॉर्म ये है, और GNP की प्योर फॉर्म NNP है। ठीक है, अब NDP और GNP में क्या अंतर है, देखिए, सॉरी यहाँ पे NNP आ जाएगा, GNP आ जाएगा, सॉरी NDP आ जाएगा, यहाँ पे NDP, यहाँ पे NNP। अब यहाँ पे क्या अंतर है, ये कंट्री का था, तो इस पे आने पे लेके क्या हमने जोड़ा था, प्रियंका चोपड़ा की इनकम को प्लस करो, मनीषा कोइराला की इनकम को माइनस करो, मनीषा कोइराला की इनकम को माइनस करो। तो वो यहाँ पर भी ये चीज़ लगेगी, प्रियंका चोपड़ा की इनकम प्लस करो, मनीषा कोइराला की इनकम माइनस करो। मतलब कि इसको बोलते हैं नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड। कि मान लो प्रियंका चोपड़ा 100 करोड़ कमाती हैं, मान लो प्रियंका चोपड़ा 10 करोड़ कमाती हैं, और मनीषा कोइराला मान लो 5 करोड़ कमाती हैं, तो इनका प्लस 10 करोड़ होगा और इनका माइनस 5 करोड़ होगा। तो अल्टीमेटली भारत के फेवर में ये 5 करोड़ रुपए हुए जा करके हैं। तो GNP प्लस 5 करोड़ बराबर NNP होगा। तो मतलब कि अगर GNP 100 रुपये है, 100 करोड़ रुपए है, अच्छे 5 करोड़ और ऐड करते तो NNP आएगा। ठीक है, NNP आएगा। और NNP में ये 105 करोड़ की NNP आ गई, 105 करोड़ की NNP आ गई। इसमें भी सारे अगर टैक्सेस आप ऑल टैक्सेस ऐड कर दोगे, माइनस ऑल सब्सिडीज अगर आप ऐड कर दोगे, तो मान लो ऑल टैक्सेस अगर 15 करोड़ के, और सब्सिडी अगर मान लो 10 करोड़ की सब्सिडी, तो कितनी आएगी यहाँ पे, NNP एट मार्केट प्राइस। और ये कितने पे है, ये फैक्टर प्राइस पे है, NNP एट फैक्टर प्राइस। तो ये पूरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 110 करोड़ रुपए यहाँ पे आ जाएगा। 105 में ये ऐड करोगे, ये माइनस करोगे, तो NNP एट फैक्टर मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है यहाँ पे, NNP एट फैक्टर प्राइस जो है वो, अगर आप NNP फैक्टर प्राइस, ये जो टैक्सेस को उधर ले जाओगे, तो ये टैक्सेस प्लस हो जाएंगे और सब्सिडी माइनस हो जाएगी, तब आएगा यहाँ पे मार्केट प्राइस पे आएगा। तो ये इतना आ जाएगा, तो मार्केट प्राइस पे इतना आया, तो NNP एट मार्केट प्राइस इतना आया। तो अगर आप मार्केट में कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ये ऐड करोगे, अगर आप बेसिक प्राइस पे ऐड करना चाहोगे तो 105 करोड़ ही आया, अगर आप मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट तो 110 करोड़ रुपए आया। तो इस तरीके से आप देखोगे इसको। तो ये रियल GDP और नॉमिनल GDP में अंतर होता है। रियल GDP क्या करता है कि इन्फ्लेशन को ऐड करता है। अब मान लो महंगाई भारत में, एक और भी चीज़ मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, इन्फ्लेशन। भारत में मान लो अगर महंगाई 5% की है,
मान लो इन्फ्लेशन की महंगाई 2 करोड़ रुपए हर साल महंगाई है, तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो नॉमिनल जीडीपी से, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल एनएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर नॉमिनल एनएनपी एट फैक्टर प्राइस। तो यहां से आपको इन्फ्लेशन माइनस करना पड़ता है, तब जा करके फैक्टर प्राइस पे आती है एनएनपी, सॉरी रियल एनएनपी, रियल एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये आती है आपकी है। ठीक, इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। काफ़ी ट्रिकी थी ये। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम से जब आप नेट फैक्टर इनकम प्लस कर देते हो, मतलब कि मान लो नेशनल इनकम थी 100 करोड़ रुपए, 105 करोड़ रुपए, उनमें जब क्या किया था हमने, 10 करोड़ रुपए प्रियंका चोपड़ा वाला ऐड किया था, अब मनीषा करोड़ वाला माइनस किया था 5 करोड़, तब जा करके हमको 5 मिली थी। मतलब कि ये डोमेस्टिक इनकम जो रही होगी, तो वो डोमेस्टिक इनकम 100 करोड़ रही होगी, है ना। इसीलिए तो जब 100 करोड़ में जब हमने प्लस 10 करोड़ माइनस 5 करोड़ किए, तब 105 करोड़ हुई जाकर के। ठीक, अब जब डोमेस्टिक इनकम प्राइवेट सेक्टर अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये आती है। प्राइवेट इनकम में क्या आता है कि हम नेट फैक्टर इनकम अब रोड से ऐड करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बाकी सारे ट्रांसफर हम ऐड करते हैं, तो प्राइवेट आती है। द डोमेस्टिक इनकम में जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप को जब हम मिला लेते हैं, और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, ये सारी चीज़ें आती हैं मिसलेनियस में, तो हम उसको 100 करोड़ आ, तो मतलब यहाँ पे 80 करोड़ ही थी, ये 2 करोड़ में मतलब 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ इनका 10 करोड़ इनका ऐड किया, सेविंग फ्रॉम नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। और प्राइवेट इनकम में क्या हुआ, अब ये 80 करोड़ की थी, 80 करोड़ में जब दो चीज़ें ऐड की 10 करोड़ की, तो यहाँ पे 100 करोड़ आया। अब 100 करोड़ 80 करोड़ में से अगर हम ये चीज़ें माइनस करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, करेंट ट्रांसफर ऑफ द वर्ल्ड, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऐड करें, तो मान लो कि ये अगेन ये 100 करोड़ थी। 100 करोड़ में से अगर 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ जब हटाए, तो 80 बचे। प्राइवेट इनकम में ये प्लस किए थे, तो मान लो यहाँ पर फिर ये 90 करोड़ थे, तो 5 करोड़ इसमें 5 करोड़ इसमें, कॉरपोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 100 करोड़ लगाए थे, 200 करोड़ कमाई की, तो 100 करोड़ कमाए थे, तो ये किसी के पैसे होंगे, अंबानी फैमिली के होंगे, प्लस जितने शेयर खरीद रखे होंगे उसके होंगे। तो मान लो कि 100 करोड़ जिसने लगाए थे, तो उसको 105 करोड़ रुपए लौटाए, 150 करोड़ रुपए लौटाए होंगे 50 करोड़ प्रॉफिट के। लेकिन 50 करोड़ रुपए बाकी तो बचे प्रॉफिट के, ये कंपनी रिलायंस कंपनी अपने पास रख लेगी, वो रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करेगी, और कंपनी की ऑफिस खोलेगी दुनिया भर में। ठीक है, तो ये सारा हो गया इसमें। हालांकि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको टैक्सेस में, तब तक के लिए आप समझिए कि ये सब क्या होते हैं। सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये शेयर मार्केट में पढ़ाऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा। अब 90 करोड़, 90 करोड़ में आपने ये डायरेक्ट टैक्सेस जो आपकी मान लो सरकार डिसाइड करती है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो आप टैक्स पे करोगे, तो डायरेक्ट पर्सनल टैक्स जो आपने ऐड किया, तो मान लो कि यहाँ पर 50 करोड़ रुपए थी इनकम, और 40 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ यहाँ ऐड किया होगा। फीस फाइन्स का मतलब क्या है कि जो आप हम और आप लोग कई बार फीस पे करते हैं, जो है पासपोर्ट बनवाना, लाइसेंस बनवाना किसी चीज़ का, तो वो सब हम गवर्नमेंट को देते हैं। और ये पर्सनल टैक्स तो सरकार लेती ही है जिस तरीके से। तो हमारे हाथ में जो है 50 करोड़ रुपए खर्च करने को बचे हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का मतलब है कि जो हमारे हाथ में है, खर्च करने पर उपलब्ध है। सरकार का सारा टैक्स देने के बाद में, सारी फीस फाइन्स देने के बाद में
अब हमारे लिए दाल रोटी खरीदने के लिए क्या बचा है, ठीक है। तो इतना कुछ आने के बाद में बचा है। अच्छा, 50 करोड़ बचा है ना, 50 करोड़ में इसमें भी हम जब पार्ले जी का डिब्बा खरीद के लाएंगे 5 रुपए का, तो उसमें भी 2 रुपए टैक्स सरकार को गवर्नमेंट देंगे। तो वो टैक्स कौन सा होगा? जीएसटी, ठीक है। तो सरकार वहां से भी टैक्स लेती है, तो बहुत सारा पैसा टैक्स सरकार में जाता है। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया बाय एनएसओ। देखिए, जो नेशनल इनकम जो है वो मार्केट प्राइस पे जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको एनएसओ कैलकुलेट करती है। एनएसओ सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो है इंडिया में, उसको एनएसओ करती है। 3 मेथड उसके होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्या क्या मेथड होते हैं? कि एक तो है कि इस मेथड में क्या होता है कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये मेथड होता है। सी का मतलब कि कितना हम लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने, जैसे हम और आप आम आदमी, कितना हम लोगों ने खर्च किया। पार्ले जी का डिब्बा, साबुन, चाय, चीनी, शक्कर, पेट्रोल, डीजल, अपनी गाड़ी के लिए खरीदना, बच्चों की फीस जमा करना, ये सब हम लोग जब खर्च करते हैं तो ये खर्चा, ये वाला सी वाला खर्चा। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, कि मान लो जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, हर आदमी अपना अपना कुछ इन्वेस्ट करता है। जैसे मान लो मैंने एक वॉशिंग मशीन ले आया, और अब मेरा गोल ये है कि मैं कपड़े धुल करके साफ करके बेचा करूँगा, मतलब कि लोगों के गंदे कपड़े धुलूंगा। तो जो मशीन मैं लाया हूँ 20,000 रुपये की, ये मैंने इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही मैंने अगर स्कूल खोला है, तो स्कूल तो मैंने खोल लिया, तब उसमें मैं सर्विस दिया करूँगा, सेवा दिया करूँगा, सर्विस, वो भी पैसे लेकर के बच्चों को पढ़ाया करूँगा, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। मैंने अस्पताल खोला, 2 करोड़ रुपए का अस्पताल खोला, 2 करोड़ रुपए का अस्पताल मैंने खोला, तो ये हमारा 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि अब मैं इस अस्पताल को यूज़ करके रोगियों को ठीक करूँगा। जी क्या है? जी में गवर्नमेंट का आता है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन आता है, एक्सपेंडिचर आता है। कंजम्पशन में क्या आता है गवर्नमेंट का? जी एक बड़ा टर्म है, जी में 2 चीज़ें आती हैं: गवर्नमेंट का कंजम्पशन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का क्या? इसरो में पैसा लगाना, है ना। और जो सड़कें बना रहे हैं सरकार, पुल ब्रिजेस बना रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट होगा सरकार का। और सी क्या है? कंजम्पशन क्या है? कि लोगों को सैलरी देना, लोगों को पेंशन देना, लोगों को जो है इतनी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, जो धान चावल बांटते लोग हैं, है ना, ये सब आंगनबाड़ी में स्कूल, फ्री स्कूल, ये सब चीज़ें, तो वो सरकार का होता है खर्चा। एक्स क्या है? एक्सपोर्ट, जो कंट्री से बाहर जाता है, विदेश, भारत से जब बाहर बिकने जाता है अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह में, तो उसको एक्स मानते हैं। एम का मतलब क्या है? कि जो बाहर सामान भारत में आता है, तो इस तरीके से हम, ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड का मतलब क्या होता है? कि कितने लोगों ने, अब देखो, जब हम, अगर मैंने कहीं पर मान लो ये शक्कर कहीं से लाया हूँगा मैं, तो किसी ने कमाई की होगी, है ना। अगर मैंने 20 रुपये खर्च किए हैं, मैंने, अगर मोहन ने 20 रुपये खर्च किए हैं, तो 20 रुपये का कुछ सामान लिया होगा, तो सोहन किस दुकान से लिया होगा, तो सोहन की कमाई हो गई होगी, इनकम। इसी तरीके से जब भी आप खर्च करते हो, तो कोई ना कोई कमाता है। अगर मैं कपड़े लेने जाऊँगा मार्केट में, तो कोई ना कोई दुकानदार कमाएगा, तो उन सबकी कमाई। अब कहो तुम कहाँ से कमाओगे? मुझे, अगर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो सरकार मुझे सैलरी देगी, तो सरकार ने खर्चा किया यहाँ पे, तो मैंने सैलरी के रूप में कमाया, है ना। तो जब भी कोई खर्चा करता है एक इंसान, तो दूसरा इंसान कमाता जरूर है। आप मान लो लखनऊ से बॉम्बे जा रहे हो, तो आपने खर्चा किया, तो रेलवे ने कमाया पैसा आपसे किराया लेकर, तो वो इनकम मेथड आता है। तो जितना भी खर्चा होता है उतना लोग कमाते हैं, तो इनकम मेथड आ गया। वैल्यू एड का मेथड क्या होता है? कि जैसे मान लो 100 रुपए का आम है, उस पर मोहन ने 100 रुपए का आम सोहन को बेचा, 100 रुपए के आम मोहन को 200 में बेचा। अब सोहन ने कपिल को 300 रुपये में बेचा, सोहन ने 300 का बेचा कपिल को, तो फाइनल इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 300 रुपये। चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो, चाहे आप वैल्यू ऐड कर लो, कि मोहन ने जो बेचा 100 रुपये का आम, इनको तो 100 रुपये ऐड किया होगा, मोहन ने 200 रुपये का आम सोहन को बेचा, सोहन ने 300 रुपये का कपिल को बेचा, ठीक है। यहाँ पर भी 100 का ऐड हुआ।
मतलब 100 रुपये की वैल्यू थी, 100 रुपये यहाँ ऐड हुआ फर्स्ट स्टेज पे, 100 रुपये यहाँ ऐड हुआ, तो 100 + 100 + 300, तो बात वही आ गई, चाहे आप फाइनल को काउंट कर लो, चाहे आप वैल्यू ऐड हर स्टेप पे कर लो। ठीक है, तो तीनों मेथड आपको हमने समझा दिए, वैल्यू एडेड मेथड। तो जीडीपी, वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी को मार्केट प्राइस में हम लोग पढ़ते हैं, मार्केट प्राइस में हम लोग मतलब टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, जैसा कि 300 रुपये वाला मैंने बताया था आपको, चाहे आप 100 रुपये का सामान ले लो और फिर आपको 300 रुपये ऐड कर 2 बार हर स्टेज पे, चाहे आप डायरेक्टली लास्ट वाला आप ऐड कर दो, तो बात वही आ जाती है। ठीक है, तो जितना भी कि एवरी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, तो सप्लाई साइड पे दिखाता है ये सप्लाई किसने कितना किया। मोहन ने सोहन को सप्लाई किया, सोहन ने कपिल को सप्लाई किया, तो सप्लाई साइड दिखाती है प्रोडक्ट की। तो वैल्यू एडेड मेथड क्या दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है कि वैल्यू एडेड मेथड जो है VAM, वैल्यू एडेड मेथड दिखाता है सप्लाई साइड, और एक्सपेंडिचर और इनकम ये क्या दिखाते हैं, डिमांड साइड। ये तो पक्का दिखाता है, ये थोड़ा सा आप कह लो कि इनडायरेक्टली ये भी डिमांड को, तो दो मेथड जो है वो डिमांड साइड के हैं, ये डिमांड साइड का है, ये डिमांड साइड का है, ये सप्लाई साइड का है। ये आप इसमें नोट्स में नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो विजन वालों ने ये चीज़ गलती की, आगे लिखा क्यों नहीं, लिखना चाहिए था उन लोगों को। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन। ठीक है, जो सोल्ड हुए मार्केट में, घर में मम्मी ने खाना बनाया पराठा आपके लिए, तो वो नहीं इंक्लूड होगा, बिकॉज उसके उसके पैसे तो लगते नहीं हैं। मम्मी ने जो आपको 8 9 9 बजे तक खिलाया पराठे हैं, तो वो तो आप उसका पैसा पे करते नहीं हो, उनकी सेवा का, है ना। बट अगर आप वही होटल पे खाओ जा करके, तो 10 रुपये का पराठा आपको 20 का मिलता है, तो आप पे करके आते हो, है ना। तो वो चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट सोल्ड सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको हम गुड्स एंड सर्विसेज नॉट सोल्ड बट सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट उनको नहीं इंक्लूड करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड एजेंट्स नॉट इंक्लूडेड। परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड आइटम, कि मैंने सेकेंड हैंड आइटम की, मैं कार 8 लाख की लाया था और मैंने अपने फूफा जी को 7 लाख की बेच दी, तो सेकेंड हैंड का माल की वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज मैंने सरकार को नहीं, सरकार के ट्रांजेक्शन में वो चीज़ आई ही नहीं ना। नॉन इकोनॉमिक गुड जैसे कि पानी हवा, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, हालांकि है, अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन मिलती है 2,000 रुपये घंटे की हिसाब से, लेकिन वही बात है कि जब ट्रांसफ़र पेमेंट स्कॉलरशिप सरकार जो देती है हमको है, तो वो भी इंक्लूड नहीं करते हैं जीडीपी में। ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इनकम मेथड अगेन CEL, सेल, CELL, तो बता दिया आपको मैंने, सेल कैपिटल इंटरेस्ट। अच्छा, मनी जो है रुपए, मनी इज़ नॉट अ कैपिटल। हाँ, मनी से अगर आपने ट्रैक्टर ले लिया है और फिर ट्रैक्टर से आप खेत लोगों का जोत रहे हो, उसके पैसे चार्ज, तो ट्रैक्टर इज़ कैपिटल बट मनी इज़ नॉट कैपिटल, क्योंकि मनी तो एंटरप्रेन्योर भी लगाता है, तो एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट होता है। लेबर को तनख्वाह मिलती है, वेज, तनख्वाह, और लैंड इंटरेस्ट लेती है। ठीक, रेंट का मतलब कि किराया। तो जीडीपी क्या होती है, वेज, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। तो CEL का ये इनकम साइड है, CE का ये इनकम साइड है, प्लस डिविडेंड, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, प्लस डेप्रिसिएशन, इसको जीडीपी बोलते हैं। और जीएनपी अगर निकालना है, तो इसमें ये चीज़ हटा देंगे, ये डेप्रिसिएशन हटा देंगे। ठीक, तो ये जीएनपी हो गई। और अगर एनडीपी निकालना है, जीएनपी निकालना है, तो प्रियंका चोपड़ा वाला, जितने भी प्रियंका चोपड़ा की तरह लोग काम करते हैं भारत के बाहर, उनको ऐड कर देंगे। और मनीषा कोइराला की तरह जितने भी बाहर के लोग, विदेशी लोग भारत में काम करते हैं, उनको ऐड कर देंगे। अगर एनडीपी को ऐड करना है, तो ये वाला भी हटा देंगे, उसमें डिप्रिसिएशन हटा देंगे और ये वाला ऐड कर लेंगे। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब कि सभी लोगों ने जो एक्सपेंडिचर किया है उसको हम ऐड करेंगे।
है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस मेथड C+I+G+X-M। तो एक्सपेंडिचर मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गुड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई परचेज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट है कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्ट करना, कि आपने कोई मशीनरी वगैरह ली है ना, इस तरीके से वॉशिंग मशीन वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो वो आप ऐड कर सकते हैं उसमें। वो आपको समझा दिया मैंने आपको पहले ही। बेस ईयर डिसाइड किया गया है। अभी जीडीपी के लिए 2024 बेस ईयर लिखा गया, तो आपको यही याद कर रखना है, वरना पहले 2011-12 था, आप उसको करके 2024 कर दिया गया है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि पिछले साल मान लो 2025 में जीडीपी हमारी 100 करोड़ थी, और 2026 में हमारी जीडीपी कितनी होगी, मान लो इन्फ्लेशन अगर मान लो इस बार नॉमिनल रेट पे इतनी है, 120 है, तो मतलब कि इन्फ्लेशन को हम निकालते हैं देखने के लिए कि जीडीपी नॉमिनल प्राइस वर्सेस रियल प्राइस। तो इसमें दिखाते हैं कि अगर मान लो कि 100 पेन पिछले साल 1000 रुपए के बिके थे, 100 पेन इस साल भी 1200 रुपए के बिके हैं। 100 पेन की बात हो रही, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए, है ना। 100 1200 के बिके हैं, तो 100 पेन कट गए, 1 2 3 4 कट गए, तो 12, तो 1.2 का इन्फ्लेशन यहाँ पे है। जब 12 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 2026 में 2025 की तुलना में 1.2% महंगा है सामान। तो जीबीए, यहाँ पे मैंने सिर्फ पेन का एग्जांपल लिया, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हो, उन सबको फिर पेन है, वो कद्दू है, आलू है, टमाटर है, तुरई है, कार है, कपड़ा है, सब कुछ आप जब ऐड करते हो सबका, तो उसको बोलते हैं हम बास्केट। बास्केट आप गुड को जब कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से इस ईयर से, हाँ ये याद रखना कि जितने भी आपने पहले गुड्स रखे थे उतने ही गुड्स इस साल भी रखोगे, और सेम क्वालिटी के और सेम क्वांटिटी के गुड्स, तभी आप उसको ऐड करोगे। वरना पता लगा पहली बार हमने पेन 100 पेन बनाए थे बेकार क्वालिटी के, इस बार अच्छे क्वालिटी के, तो महंगी होगी ही चीज़, बिकॉज क्वालिटी अच्छी हो गई है इस हिसाब से। अगेन, मम्मी जो पराठा बनाती है आपको खिलाती हैं, पैसे नहीं मांगती हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन मैनेटाइज ट्रांजैक्शंस। इलीगल तरीके से चोरी करके आपने इंक्लूड कर ली हैं, तो आप सरकार को तो बताओगे नहीं कि मैंने ये चोरी करके कुछ किया है। डेटा अगर रॉन्ग प्रोवाइड किया गया तो उसको भी नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, घर में जो लोग काम करते वो भी। बेस ईयर को बदल दिया गया है, अभी फिर बदल दिया गया है, 2024 कर दिया गया है। जीडीपी को मार्केट प्राइस पर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं करंट प्राइस, और जब हम उसको कांस्टेंट प्राइस करते हैं तो मतलब कि बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, जीबीए को हम बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि ऑल टैक्स को ऐड करना प्लस ऑल सब्सिडीज को घटा देना। तो अब सब टैक्स को ऐड करना, टैक्स माइनस सब्सिडी को बोलते हैं नेट टैक्स, क्योंकि सब्सिडी अक्सर कम होती है, और टैक्स मान लो 10 रुपए का है, सब्सिडी अगर 5 रुपए की है, तो उसको नेट टैक्स क्या बोलेंगे हम, 5 रुपए। ठीक है। हाई इनकम ग्रोथ में नॉट नेसेसरली, कि मान लो भारत में 100 लोग थे, 100 लोग, 100 लोगों ने सबने 100 100 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो 10,000 रुपये जी भारत की जीडीपी हो गई, 10,000 रुपीज़। अब मान लो 20 लोग गरीब रह गए, कुछ उन्होंने किए नहीं, लेकिन 80 लोगों ने प्रोड्यूस किया, लेकिन 200 रुपये का प्रोड्यूस किया, तो 16,000 रुपये जीडीपी हो गई। तो देखने को तो लगेगा कि हाँ जीडीपी बढ़ी है, लेकिन कम लोगों को फ़ायदा इसमें हुआ। पहले 100 लोगों को फ़ायदा हो रहा था, अब 80 लोगों को ही फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे इस बता रहा है कि हायर जीडीपी ग्रोथ रेट हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, आपने देखा ना कि यहाँ पे 100 लोग काम डेवलपमेंट हो रहा था, अभी यहाँ पे
80 लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ रेट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ रेट बताया जा रहा है यहाँ पे। कंडीशन ऑफ पुअर इज नॉट इंक्लूडेड इंडिकेटेड, वही बात कि पहले 100 रुपये 100 लोगों को काम मिल रहा था, अब 20 लोगों को तो हटा ही दिया गया है। 80 लोगों को सिर्फ काम मिल रहा है, तो 20 लोग तो और गरीब हो गए। तो पुअर इज नॉट इंडिकेटेड कि मतलब पुअर कितने हो गए हैं। 100 लोग काम कर रहे थे, 10,000 जीडीपी थी, अब काम कर रहे हैं तो 16,000 जीडीपी हो गई है। हो सकता था कि यहाँ पे 100 की जगह पे 100 लोगों को ही काम मिल रहा हो और सभी लोग 160 रुपये कमा रहे हों। यहाँ पे 100 रुपये, 100 लोग 100 रुपये कमा रहे थे, यहाँ पे 100 लोग 160 रुपये कमा रहे तो 16,000 जीडीपी तो हो गई। इकोनॉमिक इनक्वालिटी मे नॉट बी रिवील्ड बाई जीडीपी, यहाँ पर इकोनॉमिक इनक्वालिटी बराबर बराबर थी, लेकिन यहाँ पर 80 लोग जब 200 रुपये कमा रहे थे तो 80 लोग 200 कमा रहे हैं, लेकिन 20 लोग तो गरीब हो गए ना। और ये हो गया इंटेंजिबल्स अगेन, क्वालिटी लाइफ कोई चल रहा है ना। तो इंटेंजिबल्स नॉट मेजर्ड लीजर है ना। कोई 200 रुपये कमा करके 80 लोग ये जाएंगे मनीला के बीचेस में, मनीला जाएंगे, मनाली जाएंगे, तो वहाँ पर बढ़िया आराम से बिताएंगे थी। ये बेचारे इनके पास कुछ है नहीं। तो जो लीजर ये लोग कमा रहे हैं, लीजर मतलब ये पैदा पा रहे हैं, ये तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा ना कि एक इंडिविजुअल को कितना फायदा वहाँ पे हो रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब ईरान में इराक में युद्ध ही चला जाता है ना, तो वहाँ पे क्या ही जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी अच्छी होगी कि अगर कहीं पे जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही, इसका मतलब है कि वहाँ की जनरली वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होगी। नेचुरल रिसोर्सेस, अगर आपके ज़मीन के नीचे तेल गैस सोना चांदी है तो आप अमीर कंट्री होंगे। ठीक है। लैंड अगर आपकी अच्छी है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो लोगों का कम खर्चा हुआ होता होगा, एसी नहीं लगानी पड़ती होगी। कैपिटल अगेन, कितना कैपिटल आपके पास है, कितने उद्योगपति आपके कंट्री में है, तो वो पैसा खर्चा कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। जैसे भारत में अंबानी अडानी है ना, बिरला ये है। पाकिस्तान में एक भी बिलियनियर नहीं है। तो ये बात लेबर एंटरप्रेन्योर, कितना आपके यहाँ यंग वर्क फोर्स है, कितनी स्किल्ड वर्क फोर्स है, तो पता लगा आपने स्किल तो लोगों के पास है ही नहीं, तो इसीलिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था और कई सारे लोग स्किल सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो ग्रीन जीडीपी दिखाता है कि जीडीपी माइनस इन्वायरमेंट को कितना हार्म हुआ है। ये मैंने डिप्रिसिएशन में भी किया था, लेकिन ग्रीन जीडीपी को जब कैलकुलेट लोग करते हैं तो डिप्रिसिएशन में जो खास करके जो इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है उसको तो इंक्लूड करते करते हैं। तो ग्रीन जीडीपी आ गया, सिंपल सी बात है। फिर HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वही बात थी ना कि 100 लोग जब 100 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे थे रोज का, तो जीडीपी थी 10,000 रुपये। ठीक। अभी क्या थी कि 80 लोग अगर 200 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हैं हर आदमी, तो 8 दूनी 16,000 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा, तो मतलब जीडीपी ग्रोथ बढ़े। लेकिन 20 लोग तो गरीब हो गए ना, यहाँ पे 20 लोगों को काम ही नहीं मिला। पहले 100 लोग काम करते थे, अब 80 लोग ही, मतलब 20 लोगों को। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये देखता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ना ही सब कुछ नहीं है। ये जो 20 लोग जो छूट गए हैं इनकी चिंता करता है HDI इंडेक्स, कि कितने लोग आपके यहाँ पे छूट गए हैं। इनको किस किस ने, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, दो इंसानों ने इसको HDI इंडेक्स को प्रिपेयर किया था 1990 में। इनको, अमर्त्य सेन को तो नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कि HDI में कौन कौन से इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर स्कूलिंग का, लाइफ का,
कि आपके यहाँ पे एवरेज इंसान कितना जीता है, 70 साल। चीन में 90 साल जी रहा है इंसान है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की भारत में 12 साल लगभग कम से कम हर इंसान बच्चा पढ़ाई करता है। पाकिस्तान में 7 साल पढ़ाई करता है, तो वहाँ पर उसकी इंडेक्स और कम होगी। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग की भारत में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि वो कितना चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें। फिर GDP जी ग्रॉस पर कैपिटा इनकम, अगेन 16,000 जब कमाई कर रहे थे वहाँ पे लोग, तो पर कैपिटा 100 लोग थे, तो ये मतलब 20 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 160 रुपये पर कैपिटा इनकम यहाँ पे लोग कमा रहे हैं। पहले 10,000 थी, तब भी 100 लोग थे उस देश में, कंट्री में, तो 100 रुपये थी इनकम पर कैपिटा। अब यहाँ पे 100 कंट्री में 100 लोग हैं, काम कर रहे हैं और काम ना करने दोनों को इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पे। तो इन सभी को, चार फैक्टर को, 1 2 3 4, इन चारों फैक्टर्स को मिला के, हालांकि ये दोनों एक में ही करते हैं तो 3 मानते हैं। सेकंड फैक्टर ये है जिसमें 2 सब फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर। इसको मिला करके, इसको हम हेल्थ बोलते हैं पहले वाले को, और इन दोनों को मिला के एजुकेशन बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ। ठीक है। अब ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, कल्चरल प्रमोशन, ये सब आता है, लेकिन ये आपके इकोनॉमिक्स में इतना नहीं पूछा जाएगा बिकॉज ये खाली ये ऐसे है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की भूटान के ड्रैगन किंग वांगचुक ने इसको 1975 में कॉइन किया था, मतलब बताया था दुनिया भर को। ठीक है। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 2012 में पास हुआ था, और चीफ डेवलपमेंट इंडिकेटर बताया था कि लोग हैप्पी कितना रहते हैं वहाँ पे, है ना। इसलिए हो सकता है कि लोग अपने धर्म की गंदी गंदी बातें ही सोच सोच कर लोग हैप्पी रह लेते हो ना। भारत में तो लोग दहेज दे करके बड़े खुश होते हैं। तो हैप्पीनेस भी मतलब बहुत ही वेग टर्म है कि आप हैप्पीनेस किसको मानते हो। यहाँ पर लोग रील बनाते हैं गंदी गंदी, उसमें हैप्पीनेस ढूंढते हैं, जबकि विदेश में लोग अपना अक्सर युवा ज़्यादातर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं, वो इतने हैप्पी नहीं रहते हैं। 4 रिएक्शंस उन्होंने की लैब में, 3 फेल हो गई तो हैप्पी नहीं है वो। चौथे महीने में वो हैप्पी हुए जा करके। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ में उन्होंने रिसर्च लैब में की, वो अनहैप्पी हैं। चौथे महीने में वो उनका रिजल्ट आ गया, खुश हैं तो अच्छी बात, वरना वो अनहैप्पी। तो ये हैप्पीनेस भी वेरी करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो। फिनलैंड ने टॉप किया था 2023 में, भारत की रैंक 125 है, तो बड़ी कम भारत की रैंक थी। इवन कई साल तक तो रशिया से भी अच्छी रैंक पाकिस्तान की थी, बिकॉज पाकिस्तान के लोग मानते थे कि कुरान पढ़ दो बस यही हैप्पीनेस है, हमारे पास कुरान है, दुनिया भर के पास नहीं है, तो वो इस चीज़ में हैप्पीनेस मानते हैं। GDP को काउंट कौन करता है? देखो, मोस्टली करती है CPI को, इन्हें से सुकेंद्र आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसकी मिनिस्ट्री है, ये GDP को कैलकुलेट करती है। अब इनमें 2 विंग है, एक NSO विंग है, एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है। अब NSO विंग के अंडर भी एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आता है, जो जिसमें, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज तबीयत मेरी अच्छी नहीं है तो इसीलिए मैं करता। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल डिसाइड करते हैं कि देखें क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसको मैं इंक्लूड कर लूँगा उसमें, ठीक है।